निम्नलिखित शर्तें आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये चीज जो मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो नवांश कुंडली में देखना है। जो नवांश कुंडली होगी उसका लग्नेश जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, उच्च का हो। किसका? नवांश कुंडली का जो लग्नेश है वो या तो उच्च का हो या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। तो जितना ज्यादा लग्नेश बली होगा, कौन सा लग्नेश? नवमांश कुंडली का, उतना ही ज्यादा योग बनेंगे उसके दूसरी या तीसरी मैरिज के। समझ में आ गया? इसमें क्या नाम है, उच्च का सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। गुरुजी रिकॉर्डिंग चालू कर दे। हाँ चालू। गुरुजी सुना ही नहीं दिया, अभी लास्ट वर्ड बोलो। हमने बोला नवमांश कुंडली का जो लग्नेश अगर नवमांश कुंडली में उच्च का है तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी को ही देनी। दूसरा, सप्तम भाव का अशुभ संबंध होना चाहिए। ये नवांश कुंडली में सब देखना है। सप्तम भाव का अशुभ संबंध होना चाहिए। ठीक है, अशुभ संबंध होना चाहिए। क्योंकि अगर सप्तम भाव ना या सप्तमेश दोनों को ही, सप्तम भाव या भावेश, सप्तम भाव या सप्तमेश अगर शुभ संबंध लिए हुए हैं तो वो एक से ज्यादा विवाह नहीं करवाती। नवमांश कुंडली का अगर सप्तम भाव या सप्तमेश में शुभ संबंध है तो वो एक से ज्यादा विवाह नहीं कराएंगे। तो इसीलिए बोला गया नवमांश कुंडली का लग्नेश पावरफुल होना चाहिए और दूसरा क्या बताया, दूसरा जो सप्तमेश है उसका अशुभ संबंध होना चाहिए, उसका अशुभ संबंध होना चाहिए। तभी वहां पर क्या होगा, दो विवाह के योग या दो से ज्यादा विवाह के योग बनेंगे। तीसरा, जन्म कुंडली के लग्न, जन्म कुंडली का लग्न और नवमांश कुंडली के लग्न में विवाह का आश्वासन होना चाहिए। पता चला आप दूसरे तीसरी मैरिज की बात कर रहे हैं और पता चला उसकी एक भी शादी नहीं हुई, तो विवाह का आश्वासन वाली जो कंडीशन मैंने कल या उससे पहले वाली क्लास में पढ़ाई वो तो पहले देखनी है। उसके बाद जिसमें शादी का आश्वासन है उसके बाद उसमें नवमांश के लग्न को देखिए, लग्न और लग्नेश मजबूत हो और नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव या सप्तमेश हो उसका अशुभ संबंध हो। उपचय भाव, उपचय भाव क्या होता है ना, किसी चीज को बढ़ा देता है। कौन कौन से उपचय भाव मैंने बताए? कौन कौन से भाव मैंने उपचय बताए हैं सर? 3, 6, 10, 11। सही है, सॉरी, हाँ 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव है। तो अगर सप्तमेश, द्वादश और द्वितीयेश, द्वितीयेश क्यों? क्योंकि परिवार का है। सप्तमेश तो खैर शादी का भाव ही है मुख्य। और द्वादश क्यों? क्योंकि वो आपका शैया सुख जिसको बोलते हैं या बेड सुख बोलते हैं जिसको हम लोग, उसका है। तो इनमें क्या होना चाहिए, इसका ये 3 हो या 2 या कोई एक उपचय भाव में चले जाए। कौन कौन? द्वितीयेश उपचय भाव में चले जाए या सप्तमेश उपचय भाव में चला जाए या द्वादश उपचय भाव में चला जाए। ठीक है, उपचय भाव में जाने से वहां की चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, यही वो ये जो तीसरा वाला मैंने बताया ना, द्वितीय, सप्तमेश और द्वादश, इसमें क्या है, ये अमीर पति पत्नी का भी यही योग है। अमीर पति पत्नी का यही योग है।
कि उसकी पत्नी अमीर होगी नहीं होगी, रिच होगी नहीं होगी, रिच फैमिली से होगी कि नहीं होगी, या सर पुअर उच्चय वाला भाव जी उच्चय उपचय वाला हाँ जी। नौमांश का द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वादशेश में से सारे या कोई एक या कोई दो कहाँ चले जाएं? उपचय भाव में चले जी। तो ये योग होता है यहाँ पर। एक कुंडली हमारे पास है, क्योंकि वो बाहर की है इसलिए इस पे हम नहीं दिखाएंगे, आप बना लीजिए कुंडली। D1 चार्ट बनाइए, कन्या लग्न की कुंडली बनाइए, कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। बना लिया? जी गुरुजी। उसमें लग्न में राहु डाल दीजिए, कन्या राशि में राहु आ गए, धनु राशि में आ जाएंगे बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। धनु राशि में आ जाएंगे, फिर से बोल चौथे भाव में ना सर, चौथे भाव में ना? चौथे भाव में, धनु राशि में चौथे भाव में बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। छठे भाव यानी कुंभ राशि में सूर्य और बुध हो जाएंगे, और सप्तम भाव में केतु तो आ ही जाएंगे, और 12वें भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। देखिए सारे ग्रह हो गए। 12वें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा, सारे ग्रह हो गए 9 जी। ये D1 कुंडली है, D1। उसी के बगल में D9 नौमांश कुंडली बनाइए मकर लग्न की, उसके बगल में मकर लग्न की कुंडली बनाइए, ये D9 चार्ट है। लग्न में राहु कर दीजिए, मकर राशि का राहु हो जाएगा, तो 7वें भाव में केतु आ जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। बना लिया? जी। कुंभ राशि में बुध कर दीजिए, दूसरे भाव में कुंभ राशि आएगी ना, वहां बुध है, वहां बुध कर दीजिए। पंचम भाव में वृषभ राशि आएगी, वहां बृहस्पति कर दीजिए। षष्ठ भाव में मिथुन राशि आएगी, वहां पे चंद्रमा कर दीजिए। सप्तम भाव में तो केतु आपने कर ही दिया होगा जी। और 10वें भाव में तुला राशि में सूर्य और शनि कर दीजिए, सूर्य और शनि। और गुरुजी बुध और शुक्र कहाँ है? नहीं, बुध तो मैंने बता दिया ना, कुंभ राशि में है, दूसरे भाव में। जी शुक्र गुरु। हाँ मैं बता रहा हूँ, शुक्र और मंगल धनु राशि यानी 12वें भाव में कर दीजिए। रुक जाओ, हाँ बोलिए। धनु राशि में, धनु राशि कहाँ आ रही है? 12वें भाव में आ रही है ना जी। तो वहां पे शुक्र और मंगल डाल दीजिए, शुक्र और मंगल डाल दीजिए। गुरुजी बुध का है, बुध कुंभ राशि में, दूसरे भाव में। ज्यादा दूर निकला है गुरुजी बुध? नहीं, नौमांश है ना, ये तो नौमांश में तो चला जाता है। जी जी। ये नौमांश कुंडली। चलिए नौमांश कुंडली में मैंने पहला सूत्र क्या लिखवाया? पहला सूत्र बताइए क्या लिखवाया मैंने? नमाज कुंडी का लग्नेश या तो उच्च का हो या त्रिकोण हो। लग्नेश उच्च। तो देखिए क्या है इसमें, नौमांश कुंडली के लग्नेश कौन है? जी शनि। शनि। शनि कहाँ पर है? अगर मैं बैठे गुरुजी उच्च का है अपनी राशि के। क्या बोल रहे हैं भाई आप? उसमें- पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गुरुजी शनि शनि 10वें भाव में और उच्च के हैं। रविंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपका खराब है। तो पहली शर्त आ गई कि नहीं आ गई? जी गुरुजी शनि उच्च के हो। शनि उच्च के हो गए। दूसरी शर्त क्या बोली मैंने?
सप्तम भाव का संबंध कैसा होना चाहिए? अशुभ। अशुभ होना चाहिए गुरु जी। सप्तम में केतु गुरु जी राहु की दृष्टि। अब देख लीजिए आप, तो सप्तम भाव में जो है केतु आ गए, अशुभ संबंध हो गया। जी और क्या लिखवाया मैंने कि द्वितीयेश और कौन कौन, सप्तमेश और द्वादशेश उपचय भाव में आ जाए। तो द्वितीयेश कौन है? द्वितीयेश कौन है? शनि। शनि। शनि शनि किस भाव में है? 10वें भाव। दसवां भाव। दसवां भाव उपचय का है कि नहीं? उपचय भाव है नहीं है? है। कौन कौन सा उपचय भाव मैंने बताया? 3, 6, 11। 3, 6, 10, 11। तो देखिए यहाँ पर उपचय भाव आपको दिखाई दे रहा है, द्वितीयेश। और फिर सप्तमेश। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा किस भाव में है? छठे में है गुरु जी। छठे में है। तो उपचय भाव में है या नहीं है? है गुरु जी। फिर उपचय भाव में आ गए। बस आप देखिए सारी कंडीशन लग गई यहाँ पर। तो इसकी ना 3 शादियां हुई है, 3 शादियां। समझ में आ गई? लेकिन चली कोई एक भी नहीं। पहली शादी 1995 में हुई, 1 साल बाद टूट गई। दूसरी शादी 1998 में हुई, जो कि 2 साल चली। तीसरी शादी 2001 में हुई है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्यों नहीं चली? टूटी कैसे? टूटी कैसे? वो देखिए क्यों टूटी। नवमांश कुंडली में आप देखिए, लग्न देखिए, जो फार्मूले अब जो बता चुके हैं वो दोबारा बार बार उन्हीं फार्मूले को क्या बताया जाए, बताइए। पहले जन्म कुंडली का जरा, जन्म कुंडली पहले देख लीजिए। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली के लग्न में ही राहु है और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव में केतु आ गए तो वैवाहिक सुख बहुत दिनों तक तो नहीं लेने देंगे। ये लेने देंगे? नहीं लेने देंगे जी, वो तो दिक्कत ही करेंगे वहां पर। और बाल राशि मारे सभी के। और देखिए शुक्र जो है, जो शादी के कारक हैं, शुक्र, शादी के कारक जो शुक्र है वो मंगल के साथ हैं। तो जब भी शुक्र मंगल के साथ होता है तो व्यक्ति को ना मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा उसके वैवाहिक संबंध हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र क्या है? संभोग का कारक है। मंगल क्या? ऊर्जा है। वो ऐसा व्यक्ति एक में सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, उसको 2-3 चाहिए ही होंगे। तो शुक्र मंगल ये स्थिति बन गई। और साथ में देखिए जो शुक्र है वो शनि के साथ है। शनि क्या करता है? आइसोलेशन का कारक है, बार बार अलग करा देता है। ये तो आपने जन्म कुंडली में एनालिसिस करी, जरा नवमांश कुंडली में एनालिसिस करिए। नवमांश कुंडली में लग्न ही खराब है और सप्तमेश कहाँ पर चला गया? छठे भाव में। छठा भाव किस चीज का? उलझने का है। ये बार बार जो अपने, ये लड़की की कुंडली है, ये बार बार अपने हस्बैंड से उलझ जाती होगी, लड़ाई झगड़ा कर लेती होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? और जरा देखिए नवमांश कुंडली में भी शुक्र और मंगल की युति है और वर्ग वर्गोत्तम है। यानी कि जन्म कुंडली में भी धनु राशि में है शुक्र और मंगल, और नवमांश कुंडली में भी शुक्र और मंगल धनु राशि में है। तो वो जो बात मैंने बोली वो बहुत ज्यादा अप्लाई हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि जन्म कुंडली तो शुरुआत का समय बताती है और नवमांश कुंडली शाश्वत बताती है। यानी हमें तो लगता है इसकी अभी इसके बाद डाटा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसकी कई शादियां, हमें लगता है 4-5 शादियां इसकी होनी चाहिए। शुक्र मंगल की ये स्थिति बना दे। दूसरे चीज कह दो जी क्या? दूसरा मामला हो जाएगा इनके साथ, शादी वाला क्या? अब जो भी है, जो सामने है, जो है ना भाई, हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर है। हम लोग तो शादी का मतलब ये विधि विधान से शादी करती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए शादी होती है इनकी। ये हो गया ना, ठीक है। दूसरी कुंडली एक बनाइए जरा, दूसरी कुंडली लीजिए। और दूसरी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। दोनों कुंडली में जो है मतलब कि लग्न सेम है। कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। बना लिया?
कन्या लग्न की कुंडली बन बना गई दी। जी, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे भाव में तुला राशि है, वहां चंद्रमा डाल दीजिए। डाल दी गुरुजी। ठीक है। चौथे भाव में धनु राशि है, उसके अंदर शुक्र डाल दीजिए। पांचवें भाव में मकर राशि है, वहां मंगल और सूर्य रख दीजिए। सुनाई नहीं दिया। पांचवें भाव में मकर राशि है, वहां पर मंगल और सूर्य। पांचवें भाव में मकर राशि है, वहां पर मंगल और सूर्य। ओके। छठे भाव में कुंभ राशि है, वहां पर बृहस्पति, बुध और राहु। दसवें भाव में शनि वक्री कर दीजिए। दसवें भाव में शनि वक्री कर दीजिए। और केतु चले जाएंगे 12वें भाव, क्योंकि राहु छठे भाव में। जी। ठीक है। नेक्स्ट इसकी नौमांश कुंडली बनाइए मकर लग्न की। नौमांश कुंडली बनाइए मकर लग्न की। बना लिया? जी। लग्न में बुध कर दीजिए, मकर राशि के बुध हो जाएंगे। नौमांश कुंडली में बुध मकर राशि के लग्न में। मीन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। जी गुरुजी। मेष राशि के चतुर्थ भाव में मंगल हो जाएंगे। वृषभ राशि के पंचम भाव में केतु हो जाएंगे। मिथुन राशि में छठे भाव में शुक्र आ जाएंगे। आठवें भाव में सिंह राशि के सूर्य हो जाएंगे। और 10वें भाव में शनि हो जाएंगे वक्री। तुला राशि में शनि वक्री है ना, ऊपर भी जन्म कुंडली में भी वक्री थी, तो यहाँ पे भी वक्री है। जी जी गुरुजी। और 11वें भाव में राहु। 11वें भाव में राहु और 12वें भाव में धनु राशि के बृहस्पति। देखिए सूत्र लगाइए नौमांश कुंडली में। सबसे पहला क्या फार्मूला बताया मैंने? नौमांश कुंडली के लग्नेश क्या होने चाहिए? उच्च के। उच्च के हैं कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? हैं? है गुरुजी। नौमांश नौमांश कुंडली में देखना है। नौमांश में गुरुजी वक्री है ना? पहले ये समझ में आ गया। और वक्री होने पर उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई। कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है। बताया था मैंने। सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है, वक्री होने पर बहुत ज्यादा बली हो गए। तो पहला सूत्र लगा कि नहीं लगा? जी। दूसरा सूत्र क्या बताया? कि सप्तम भाव या सप्तमेश अशुभ संबंध स्थापित हो। तो नौमांश कुंडली में सप्तम भाव में अशुभ संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए मंगल की दृष्टि आ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। बिल्कुल। तो अशुभ संबंध बन गया। तो दूसरा सूत्र भी लग गया। तीसरा क्या बताया? द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वादशेश उपचय भाव में आ जाए। सारे नहीं, कोई एक आ जाए, दोनों आ जाए या सारे आ जाए। तो द्वितीयेश कौन है? गुरु। द्वितीयेश गुरु हो गए, शनि हो गए। लगन से लगन। और शनि 10वें भाव में आ गए तो उपचय भाव में आए या नहीं आए? जी जी ऊंचे भाव में। चलिए सप्तमेश
कौन है? चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा किस भाव में है? तृतीय भाव तृतीय भाव में। तृतीय भाव उपचय भाव है नहीं है? उच्च भाव हो गया। जी द्वादश गुरु। गुरु तो खैर अपने भाव में बैठे, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए, उच्च भाव हो गया। देख लिया आपने। इसने 9 बार शादी करी है, 9 बार, 9 टाइम्स, बाप रे बाप। और सारे बार रीति रिवाज के साथ हुई है। सर पलटता है उनको। क्या? धनु, यहाँ पे ये सूत्र यानी अनेक विवाह के ये है फार्मूले। आप इसको लगाइए, बेहिचक लगाइए, लेकिन बता नवमांश कुंडली में लगेगा ये फार्मूला, जन्म कुंडली में नहीं। देखिए मैं दोनों कुंडली बनवा रहा हूं, लेकिन किस कुंडली में मैं लगवा रहा हूं? नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में मैं इस फार्मूले को लगा रहा हूं। सर इसमें तीनों फार्मूले जब फुलफिल होंगे तभी माना जाएगा ना? कहा तो यही जाता है जो अब, लेकिन अगर एक या दो शादी, दूसरी शादी में तो कोई 2 फार्मूले भी लग जाए तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन आप तीनों फार्मूले को ही लगाइए, 3 कंडीशन बताई मैंने, तीनों को लगाइए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कैसे देखा जाता है एक से ज्यादा विवाह, अनेक विवाह कैसे देखा जाता है, समझ में आ गया। आजकल हमारे सामने भी बहुत एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरुजी ये कुंडली आपने अभी जो कुंडली बताई वो लड़की की है या लड़की की है? लड़की की। लड़की की कुंडली है, लड़की की। गुरुजी तो पक्का हमको लगता है कि महाराष्ट्र साइड का होगा कुंडली, इतना विवाह तो उधर होता होगा। ये नहीं, ये क्या नाम है, फिल्म अभिनेत्री है, इनका नाम है जसा गबोर। डेट ऑफ बर्थ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 6 फरवरी 1915, और टाइम है रात में 8:08। बुढ़ा पोस्ट है ना, कहीं है बुढ़ा पोस्ट, वहां पर इनका बर्थ है। कहाँ पर है? यूएसए में। गुरुजी फिर से बताइए। 6 फरवरी 1915 बुडापेस्ट। बुढ़ा पोस्ट है। समय गुरुजी? सर बूढ़ा पेस्ट है। अच्छा पेस्ट है, हमारे पास जो डाटा है उसमें पोस्ट लिखा हुआ है। टाइम है रात में 8:08। डेट एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज 6 बताएं? फरवरी 1915, जगह बुडापेस्ट, समय 8:08 शाम को। बड़ी खतरनाक आदमी है ये। बाप रे। पर गुरुजी ऐसा उनको पता नहीं चलता क्या गुरुजी की एक शादी हुई, 2 हुई, तो बार-बार में शादी करने का क्या फायदा है भाई? कौन बोल रहा था महाराष्ट्र में? तीसरे भुगतले सर, 9 करने का क्या फायदा, मतलब क्या? कौन ये महाराष्ट्र में बोल रहे थे? मैं फिल्म इंडस्ट्री को मैं ही टारगेट कर रहा था। यूएसए में होता है तो भी इंडिया में नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री वाले रहेंगे तो भी इतना देश काल पात्र बहुत जरूरी चीज है ना, वहाँ 3-4 रिलेशन में आना बहुत आम बात है। हाँ, अपना तो भी संस्कृति है, तो भी है, ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में। पर गुरुजी फिर भी मतलब 1 से 2 से अकल नहीं लग जाती कि भाई कोई फायदा नहीं है। जब भाई अब क्या बता, नहीं एक तो अब हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ी मतलब रिकॉर्डिंग में है, अगर ऑफ रिकॉर्डिंग में होते तो हम नाम भी ले लेते, है ना। ऑफ रिकॉर्डिंग में नहीं, हम ऑन रिकॉर्डिंग में हैं। मतलब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं उसमें था सीनियर प्रोफेसर, और हमारे कलीग थे, और मैथमेटिक्स के फैकल्टी रहे हैं। उन्होंने मतलब 4 या 5 शादी करी, दिल्ली में की बात बता रहे, 4 तो हम लोगों को पता है, हाँ 5, क्योंकि पहले वाली को तो हटा के बाद में 4, और कोई भी शादी उनकी 4 दिन से ज़्यादा नहीं चली। और हर शादी करने के बाद उन्हीं की जेब से, मतलब कोई भी जो अब जो सो कॉल्ड वाइफ ही बोलेंगे उन्हें, वो इनसे क्लेम करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेके चली जाती है। तो हम लोगों ने समझाया भाई कि काहे के लिए सब काम करते हो, अपना सारी जमा पूंजी निकाले डाल रहे हो, समझे नहीं? जी क्या?
शुक्र मंगल योग बोल रहा होगा साथ में। हाँ, खैर उन्होंने कभी हॉरोस्कोप की बात ही नहीं करी उन्होंने, तो इसीलिए जब कोई नहीं बताना चाहता तो जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए। लेकिन वो अभी एकदम आप लोगों ने बात करी ना इंडिया की बात, तो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ गई बात, मैथमेटिक्स की फैकल्टी। 3-4 शादी तो हो ही जाती है गुरु जी, ऐसे तो देखने नहीं मिला है। जी जी, एक बहुत 3-4 एक इम्पोर्टेंट एक दिन में हुई है। जी, नहीं, किसी व्यक्ति का 3-4 शादी तो देखने में मिलता है, आसपास ही होते हैं। हो जाता है, उसमें सब योग होने चाहिए कुंडली में, कुंडली में योग होंगे तो हो जाए। जी, नेक्स्ट, चार शादी जायज है। गुरु जी, हाँ जी, समुदाय देश में क्या जायज है? क्या समुदाय विशेष में 4 शादी जायज है? वहाँ जायज है, यहाँ तुरंत के लिए से देखते हैं जिसकी क्या शादियाँ बची। अरे भैया ये जायज और नाजायज के चक्कर में हम लोग नहीं फंसते, हम लोग तो एनालिसिस करते हैं ना, सब कुछ जायज है और सब कुछ नाजायज है। 3 वाइफ साथ में रखे हैं, एक व्यक्ति 3 वाइफ साथ में है। हाँ, होते हैं बड़े बड़े, उनका सप्तमेश देखिए बहुत ही पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि 3 को रखने के बाद मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो सप्तमेश जब पावरफुल होगा तभी तो वो तीनों मैनेज होंगे। उनका एक शादी करके के सभी लोग परेशान है, कोई 3-3 4 तो भाई आप लोगों का सप्तमेश कमजोर होगा ना। सप्तमेश मैंने बताया ना मैनेजर है, शादी करने के बाद उसको मैनेज कैसे करना ये काम सप्तमेश का है। तो जिसका सप्तमेश पावरफुल होता है, अच्छी राशि में सुलझे हुए दिमाग में चला जाता है, तो ऑटोमेटिक ऐसा आदमी मैनेज कर सकता है, बिल्कुल मैनेज कर सकता है। एक और पहले मतलब फिर रेपुटेड यूनिवर्सिटी में हम पहुंच गए, बहुत पहले की बात, मतलब हमसे सीनियर थे वो, तो हमसे सीनियर थे इधर दिल्ली में, क्या नाम है, वो पंडित जी थे, वो मिश्रा जी, अब बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। आर.के. पुरम एरिया में, मतलब उनके पास मतलब 3 वाइफ उन्होंने रखी थी, तीनों को अलग अलग फ्लैट दिया था खरीद करके। बहुत अच्छा मैनेज किया गुरु जी। हाँ, मैनेजमेंट बहुत, बता दो ना, सप्तमेश बहुत पावरफुल होता है, तो इसीलिए चीज़ें आ जाती है। आर.के. पुरम स्कूल का नाम भी बता दे, मतलब नहीं स्कूल क्या, बस उन्हीं को देख के किस चीज से प्यार करो फिल्म बनाओ। जी। तो अब एक और क्वेश्चन सामने आता है कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड होता चला जा रहा है कि लड़के और लड़कियां पूछते हैं कि हमारा विवाह विदेश में होगा या नहीं होगा, या बहुत सारे माँ बाप भी आते हैं और अपने बच्चों के विवाह के बारे में पूछते हैं कि क्या इस बच्चे का विवाह विदेश में होगा या विदेशी से होगा, तो उसके लिए क्या नियम है। तो आप हेडिंग लगाइए, विदेश में विवाह। विदेश में विवाह ये कैसे निकाला जाता है? देखिए, नौमांश कुंडली ही इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। तो नौमांश कुंडली का सप्तम भाव तो विवाह का भाव हुआ ना, और सप्तमेश क्या बताएगा, उसका मैनेजर है। विवाह कैसे होगा ये भी तो सप्तमेश ही करेगा भाई। आपका जो मैनेजर है वही तो सारी चीजें मैनेज करेगा ना, कि आपने कह दिया हमें ये काम करना है, आप कौन हो गए, आप तो भाव हो गए, भाव में बोल दिया। अब उस जो आपने भाव में बोल दिया, उस चीज को करने की जिम्मेदारी किसके पास है? मैनेजर के पास। जाके सामान लाओ, कोई चीज बोल दिया भाई हम ये काम करेंगे, आपने तो कह दिया। अब सारे मैनेजर लोग चालू हो गए कि भाई ये कह तो दिया, ये कहाँ सामान आएगा, क्या होगा, क्या क्या चीज जरूरतों का सामान है, तो ये काम कौन करता है? मैनेजिंग का काम कौन करता है? सप्तमेश। तो विवाह तो सप्तम भाव हो गया ना, और सप्तमेश हो गया विवाह का मैनेजर। शादी कैसे होगी ये भी तो सप्तमेश ही बताएगा। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, नौमांश कुंडली का सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव है। विवाह का मुख्य भाव नौमांश कुंडली का सप्तम भाव, और उसका सप्तमेश यानी नौमांश कुंडली का सप्तमेश विवाह कैसे होगा ये बताएगा। विवाह कैसे होगा ये बताएगा।
अब बताइए विदेश के भाव कौन कौन से मैंने बताए? 12वां भाव। और नवा भाव। नवा। नवा भाव जो है लंबी यात्रा का भी है, छोटी यात्रा का तीसरा भाव है, लंबी यात्रा का बड़ा भाव है। तो हम लोग नवे भाव को भी विदेश में ही जोड़ देते हैं, और 12वां भाव तो मुख्य रूप से विदेश का है। तो अब समझ गए, फार्मूला समझ में आ गया आपको कि अगर नवमांश कुंडली का सप्तमेश का संबंध नवे भाव या 12वें भाव से हो जाए, नवे भाव या 12वें भाव से हो जाए, तो क्या होगा? तो उसका विदेश में विवाह होगा। गुरु जी एक बार पुनः रिपीट करेंगे। हमने बोला विदेश का भाव नवा है और 12वां है जी। अगर नवमांश कुंडली का के सप्तमेश का संबंध या तो नवे भाव से हो जाए या तो 12वें भाव से हो जाए, तो विवाह कहाँ होगा? विदेश में। विदेश में। कल्चर कहीं भी। हाँ, अब द्वादश यानी 12वें भाव का स्वामी भी अगर सप्तम भाव में आ जाता है, तब भी हम लोग कह देते हैं कि विवाह विदेश से विवाह हो जाएगा, विदेश में विवाह होगा। नवमांश कुंडली में ध्यान रखना है, सारी बातें नवमांश में लगेंगी। यानी कि एक तो ये फार्मूला हो गया कि सप्तमेश नवम भाव या 12वें भाव से संबंध स्थापित कर ले, या 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, तब भी विदेश में विवाह हो जाता है। और चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? उसके रहने का, घर का, परिवार का। तो चतुर्थेश अगर क्या कर ले, नवम या 12 से संबंध स्थापित कर ले, तो उसका निवास स्थान विदेश में होगा, तभी तो विदेश से शादी हो गई। गुरु जी चतुर्थेश का दोबारा बोलना, चतुर्थेश कहाँ आता है गुरु जी? नवम या 12वां। नवम या 12, भाई विदेश के भाव दो ही है ना जी। विदेश के भाव नवम और 12 है, तो किसका किसका संबंध नवम 12 से हो जाए? या तो चतुर्थेश का हो जाए या तो सप्तमेश का हो जाए, या 12वें का संबंध भी सप्तम में आ जाए, तो उसका विवाह विदेश में हो जाता है। ये कुंडली है 14 जुलाई 1977। 14 जुलाई 1977। टाइम है शाम को 5:20 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। ठीक है। 5:20। हाँ 5:05 जी जी। ठीक है। नवमांश कुंडली, जन्म कुंडली अपना बना लीजिएगा, नवमांश कुंडली बनाइए केवल इसकी, नवमांश कुंडली। 14 जुलाई 1977, 14 जुलाई 1977। टाइम है 5:20 PM है, 5:20 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया दिल्ली। ठीक है। नवमांश कुंडली बना लीजिए, मेष लग्न की कुंडली है, नवमांश कुंडली मेष लग्न की है। जी टाइम में सुबह शाम का है? शाम को है 5:20 PM। स्थान बता दीजिए गुरु जी। दिल्ली। नवमांश कुंडली बनाइए जल्दी से, मेष लग्न की बना ली? जी जी सर। वृषभ राशि में शुक्र लिख दीजिए दूसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य लिख दीजिए, यानी मिथुन राशि के। सिंह राशि में राहु लिख दीजिए। कन्या राशि में बृहस्पति लिख दीजिए। एक बार शुरू से बोलो गुरु जी। मेष लग्न की कुंडली बना लीजिए। वृषभ राशि यानी दूसरे भाव में शुक्र, मिथुन राशि में सूर्य तीसरे भाव में, सिंह राशि में राहु, कन्या राशि में गुरु, आठवें भाव यानी वृश्चिक राशि में बुध,
9वें भाव में चंद्रमा, धनु राशि। 10वें भाव में मकर राशि के शनि है और 11वें भाव में केतु और मंगल है। बताइए क्या योग लग रहा है इसमें? गुरुजी चतुर्थेश नवम में आ गया, एकदम सही। हाँ हाँ चतुर्थेश नवम भाव में आ गया, समझ में आया? ये एक लड़की की कुंडली है, इसका विवाह एक पाकिस्तानी नागरिक से हुआ और ये विवाह के बाद पाकिस्तान चली गई। और ये अब बात आई कि पाकिस्तान में कैसे इसकी शादी हुई। ये इंडियन एक लड़की है जो कि अमेरिका में रह रही थी, वहाँ पर एक पाकिस्तान के लड़के के साथ, पाकिस्तान के साथ उसका कुछ अपना अफेयर चला होगा और शादी हो गई, जो कि पाकिस्तान में रहने चली गई। इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं गई, इंडिया से पहले अमेरिका, अमेरिका में इन लोगों ने अपनी शादी करके पाकिस्तान चले गए रहने। समझ में आई बात? आपको नहीं समझ में आई? जी गुरुजी। इस प्रकार से हुआ। रहने कैसे, क्यों? क्योंकि चतुर्थ हाउस कनेक्ट हुआ ना। चतुर्थ हाउस यानी निवास स्थान इसका विदेश में हो जाएगा। तो पहले भी, शादी से पहले भी देखिए इसका निवास स्थान विदेशी था। शादी से पहले भी इसका निवास स्थान अमेरिका था, इंडिया में, जबकि इसने ये पैदा हुई। बात समझ में आई नहीं आई आपको? जी जी जी, इस प्रकार से देखना है। एक बहुत और दूसरा क्वेश्चन आता है, आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कि भारतीय मूल के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, और वो किसी दूसरे मूल से शादी कर लेते हैं, है ना? या यहीं पे रह करके वो किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, क्रिश्चियन में, हिंदू है, मुस्लिम में। मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही जेंडर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इसको देखने के लिए फार्मूला क्या है? मतलब आप हेडिंग लगाएंगे विदेशी से विवाह। विदेशी मतलब अब जिस संस्कृत में आप पले हुए हैं उस संस्कृत को छोड़कर दूसरे संस्कृत से शादी करते हैं तो भी तो विदेशी तो हुआ आपके लिए। मान लीजिए आपका लालन पालन हिंदू रिवाज से हुआ है, लेकिन आपने शादी इंडिया में ही क्रिश्चियन में कर ली, तो ये विदेशी विवाह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जी गुरुजी। जी, ये है मतलब यहाँ पर। अब कोई जरूरी नहीं कि विदेशी का मतलब कि कोई विदेश का ही लड़का हो। और कभी कभार देखिए क्या होता है कि लड़का भी इंडिया का, लड़की भी इंडिया की। अभी तो ये अभी कुछ दिन पहले हमारे पास कुंडली आई थी, लड़का लड़की दोनों इंडिया के, वो बाहर गए और उनका वहां पर लव अफेयर हुआ, प्रेम संबंध हुआ और उन्होंने वहां शादी करी, लेकिन दोनों ही मूल कहाँ के? इंडिया के। तो उनमें ये जो मैं फार्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, ये करेक्ट ये नहीं मिलेगा। इसमें पहले वाला फार्मूला लग जाएगा, निवास स्थान वाला। चतुर्थेश वाला, चतुर्थेश वाला भी लग सकता है और सप्तमेश वाला भी लग सकता है, क्योंकि सप्तमेश कारक था, उसने बाहर शादी करा दी। ये भी पता नहीं कहाँ है एक्चुअली, मैंने तुरंत बताया और वो उसका डेट ऑफ बर्थ कहीं होगा हमारे पास, निकालना पड़ेगा। दोनों की अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमें लगता है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। ये ऐसा था, हमारे पास आया था। इसका धर्मांतर विवाह भी किया जा सकता है, धर्मांतर विवाह भी होगा गुरु? क्या धर्मांतर? अलग अलग धर्म के लोग विवाह कर सकते हैं। यही तो बताने जा रहे हैं ना, विदेशी विवाह यही तो हुआ जी, यही तो बताने जा रहे हैं। इसमें ना जैमिनी ज्योतिष काम करती है। इसमें आपकी वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छा आंसर नहीं कर पाती है, तो इसमें जैमिनी ज्योतिष काम करती है। तो जैमिनी ज्योतिष से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो जैमिनी ज्योतिष में हम लोग क्या ले लेंगे? स्त्री कारक ले लेंगे, दारा कारक। जी। कैसे निकालना सबको पता है। जिसका सबसे ज्यादा डिग्री है, राहु केतु को छोड़ दीजिए, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है वो आत्म कारक होगा, जिसकी सबसे कम है वो दारा कारक होगा। दारा कारक सबसे कम वाला दारा कारक होगा ना। ठीक है, अगर दारा कारक का संबंध
शनि, लिखना है गुरुजी। हाँ और क्या लिखेंगे, नहीं क्या। इसमें जो कौन सी ज्योतिष लगती है, जैमिनी ज्योतिष। जैमिनीय ज्योतिष। जैमिनी तो इसमें आपको दारा कारक पहले निकालना है प्लैनेट में, दारा कारक निकालना है। कलत्र कारक भी कहते हैं ना गुरुजी। हाँ कलत्र, दारा हाँ, कलत्र एक ही बात। कहीं थी पता नहीं कहाँ थी। ठीक है, दारा कारक का संबंध शनि, राहु और केतु से हो जाए तो विदेशी से विवाह। अब देखिए शनि है ना, शनि क्या है, नीच नीच जाति है, निम्न जाति। निम्न जाति का मतलब क्या है कि जिस जाति में कोई व्यक्ति है उससे जो निम्न जाति है। अब जाति की तो कैटेगरी है ना, ब्राह्मण उच्च के हो गए, उससे नीचे। अब जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण ने बनिया से शादी कर ली, तो ये भी तो ब्राह्मण से तो नीचे में शादी कर ली ना उसने, तो जी ये बात है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। तो शनि जो है निम्न का कारक, शनि निम्न का कारक है। यानी अगर दारा कारक का संबंध शनि से हो जाए, दारा कारक का संबंध यदि शनि से हो जाए तो वहां पे क्या होता है, अपनी ही जाति यानी हिंदू हिंदू है या मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन वहां पे डिफरेंस होता है, जाति का डिफरेंस आ जाता है वहां पे। और राहु जो होता है ना, राहु और केतु ये विदेश का कारक है। तो अगर दारा कारक का संबंध राहु से हो जाए तो शादी विदेशी से हो जाएगी, विदेश जिसको कोई जानता नहीं। लेकिन केतु बड़ा खराब है, केतु जो है ना बताते हैं मुस्लिम है, केतु मुस्लिम है। अगर संबंध दारा कारक का केतु से हो जाएगा तो दूसरे धर्म में शादी हो जाएगी। राहु तो मतलब विदेशी से शादी करा देगा, और क्या, जो केतु होगा वो मुस्लिम से शादी करा देगी। एक कुंडली थी हमारे पास, सेव थी, उसमें शनि वाला लफड़ा फंस रहा था, तो मैंने कहा था गुरुजी दारा कारक शनि ही हो तो गुरुजी। नहीं तो उसका राहु से संबंध ले लीजिए। दारा कारक शनि है तो शनि थोड़ा नहीं, शनि दारा कारक का संबंध इनसे बने। ये तो आपने बताया था गुरुजी एक बार। हाँ एक अभी थी कुंडली मेरे पास। सर शनि रहेगा तो निम्न जाति से ना। ये कुंडली देखिए, तो गुरुजी ये नवमांस कुंडली में देखेंगे कि लग्न कुंडली। ये भी बहुत बढ़िया बात है। जैमिनी तो मैं समझ गया जी। इसमें देखना है कारकांश में। नौमांश में देखना है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली पूछी। नौमांश में देखना, नौमांश कुंडली शाश्वत कुंडली है ना, दिख रही है कुंडली आपको, दिख रही है ना जी। इसमें पहले हम वो निकाल लें, जैमिनी में कारक। देखिए इसका दारा कारक कौन है, कलत्र कारक कौन आ रहा, मंगल आ रहा है ना जी, मंगल आ रहा है। और मंगल का संबंध किससे हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है नौमांश कुंडली में, चंद्रमा से। तो मतलब शनि से हुआ है क्या? शनि से भी है। नहीं नहीं गुरु, अरे केतु से हो रहा है गुरुजी, केतु से। क्या सर केतु से हो रहा है। केतु से संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध, केतु से दृष्टि संबंध बन रहा है ना जी मंगल की दृष्टि केतु जी। और जरा यहाँ पे देखिए, जरा जन्म कुंडली में देखिए मंगल का संबंध किससे बन रहा है, शनि से गुरुजी, शनि से। शनि से। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुंडली थी हमारे पास, इसमें मुझे ये बताना था हाँ। जी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुंडली थी, इसमें मुझे ये बताना था कि किससे विवाह किया जाए। मतलब समझ में आई आपको बात? क्वेश्चन ये था जी गुरुजी। कि इसके संबंध दोनों से थे, एक अपने ही धर्म में निम्न जाति से थे और दूसरा मुसलमान से। जी। और आपको आंसर देना था, हमको आंसर देना था कि किससे संबंध किया जाए। तो हमें क्या लेना होगा,
कौन सी कुंडली लेनी होगी? शाश्वत कुंडली कौन सी है? नौमांस। नौमांश। हाँ। नौमांश कुंडली लेनी। तो हमने आंसर दिया था, लेकिन उनके जो भी जिन्होंने भेजा था तो वो बुरा मान गए थे कि आप मतलब ऐसा क्यों बता रहे। मगर आप हम पे गुस्सा क्यों करें भाई? हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हमको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है ना, कि देश दुनिया में क्या चलता हमसे मतलब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर आप हमारी मदद ले रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो अब कोई बुरा माने अच्छा माने तो कोई क्या कर सकता है। ये तो पूछने वाले का दोष है गुरु जी। अब भाई लोग उल्टे दिमाग के भी होते हैं ना। हमने बोला ना कि आदमी को जो भी एस्ट्रोलॉजर है उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर डिसीजन उसका सही नहीं होता, डिसीजन नहीं सही होगा। तो ये चीज अब अगर हम मान लीजिए क्योंकि वो लड़की हिंदू थी तो हम हिंदू के हिसाब से मैनिपुलेटेड बात करते, नहीं आप अपने ही उसमें निम्न में कर लीजिए, तो पक्की बात है उसकी शादी टूट जाती कुछ समय बाद। जी नौमांश, क्योंकि शाश्वत कुंडली तो नौमांश की है ना, तो शाश्वत कुंडली नौमांश में, तो नौमांश हमें ये आंसर, तभी मैंने आपको दिखाया ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुंडली आई थी हमारे पास, जिसमें मुझे आंसर करना था कि किससे संबंध आगे चलेगा जो अच्छा रहेगा। अब चलेगे के साथ बता दिए जो अच्छा रहेगा, तो हम एज एस्ट्रोलॉजर तो हम बेईमानी नहीं कर सकते ना। तो हमने कहा भाई सही बात तो ये है, बाकी आप लोगों को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है, आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शादी किससे होगी। तो विदेशी से शादी में शनि निम्न में लेके जाता। एक और फार्मूला है वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो कारक प्लैनेट है ना, कारक प्लैनेट, कारक कौन होता है शादी का? शुक्र होता है ना। शुक्र जी। तो शुक्र पर अगर शनि का इफेक्ट आ रहा हो, शनि की दृष्टि चली जाए, शनि के साथ आ जाए, तो भी व्यक्ति अपनी जाति से निम्न जाति में विवाह करता है। लेकिन उससे ज्यादा जो पहले वाला मैंने फार्मूला बताया दारा कारक वाला, वो ज्यादा इफेक्टिव है। दोबारा बोल दीजिए गुरु जी वो वाला वैदिक वाला। वैदिक का फार्मूला है कि जो विवाह का कारक है वो शुक्र हो गया, विवाह का कारक शुक्र हो गया। तो शुक्र पर अगर शनि का इफेक्ट आ जाए, शुक्र पर अगर शनि का इफेक्ट आ जाए तो भी व्यक्ति निम्न जाति में विवाह करता है। ये वैदिक के इसमें दृष्टि लेंगे युति भी लेंगे गुरु जी? सब कुछ लेंगे, सब कुछ, चाहे दृष्टि से आए, चाहे युति से आए, चाहे हाउस एक्सचेंज से आए, स्थान परिवर्तन से। नौमांश कुंडली में नौमांश कुंडली में शाश्वत कुंडली नौमांश, मान लीजिए नौमांश कुंडली में संबंध नहीं मिल रहा है, जन्म कुंडली में देख लीजिए आप। लेकिन जन्म कुंडली से अगर आप देखेंगे तो ना वो जो संबंध बनेगा वो शुरुआती दौर में तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में समस्या करेगा। लेकिन अगर वही संबंध ना नौमांश कुंडली में बना है तो शुरुआत में हो सकता है समस्या, जैसे वो ये मैंने अभी आपको कुंडली दिखाई कि संबंध होने में ही समस्या कर देगा, लेकिन अगर संबंध हो जाएगा तो टिकेगा वही, संबंध हो जाएगा टिकेगा वही। इसमें आप इस फार्मूले को वहां पे भी लगा सकते हैं, जैसे जो बच्चे लव मैरिज करने जाते हैं, और नहीं बड़ी कहावत है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है ना, तो सक्सेस नहीं होती मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए। एक्चुअली वो जो अट्रैक्शन होता है ना वो जन्म कुंडली से देखा जाता है। तो जन्म कुंडली का अट्रैक्शन तो शुरुआती दौर में काम करेगा, कुछ समय बाद तो नौमांश कुंडली काम करेगी, नौमांश खत्म हो जाएगा। तो वहां पर भी ये बातें आपको लगा के समझ सकते हैं कि भाई ये जो संबंध बन रहा है आपस में अट्रैक्शन का, ये कैसे बन रहा है, नौमांश में बन रहा है कि जन्म कुंडली में बन रहा है। अगर जन्म कुंडली के साथ साथ नौमांश कुंडली में संबंध बन जाए तो आप ये मान के चलो वो संबंध फिर शाश्वत रहेगा, मतलब लंबा चलने वाला है। और जन्म कुंडली में एक तो है केवल, तो कितने दिन चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? शुरुआती अगर जन्म कुंडली में, जैसे वैसी वाली कुंडली की बात करें कि जन्म कुंडली में दारा कारक जो मंगल था ना उसका दारा कारक शायद जी, उसका शुक्र शनि के साथ संबंध था। तो अगर मान लीजिए हमने उसके जो जिस में है उसके लोअर कास्ट में हमने बोल देता शादी करने को, अगर हम बोल देते तो वो संबंध कुछ चलते शादी के 2-3-4 साल तक, उसके बाद प्रॉब्लम आने लगती।
पक्की बात है प्रॉब्लम आती। या तो फिर मैनेज, अगर उसका सप्तमेश अच्छा होता तो मैनेज करते, और सप्तमेश अच्छा नहीं होता तो मैनेज नहीं होता, तो टूट जाता, ये होता। लेकिन अगर वही नौमांश कुंडली में आ जाए तो फिर मैनेजेबल। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? जी जवाब नहीं गुरु जी। जी क्या? बहुत अच्छा लग रहा है सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र है गुरु जी। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको भी समझ में आएंगी बातें। लेकिन बहुत सारी किताबों से सारी बात पढ़नी पड़ती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से निकालिए, फिर उनको लगाइए, देखिए, तो मेहनत है इसमें। लेकिन हाँ, फार्मूला अगर आपको मिल गया तो फिर आप उस पर काम करिए तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती कि कैसे जी कॉन्सेप्ट समझाने वाला भी तो हो ना, रास्ता दिखाने वाला भी तो हो। वो बात तो खैर है, वो तो समझते हैं, लेकिन चीज़ें तो पहले होनी भी तो चाहिए ना, कंटेंट भी तो होना चाहिए। गुरु जी इसके क्या फॉर्मूला होगा? जी क्या? और गुरु जी आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और फॉर्मूले ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों को बताते भी हैं आप। तो हम क्या करेंगे रख के? हम मर जाएंगे क्या रख के इसको लेकर के? अरे जब बांटेंगे नहीं तो वो तो खराब हो जाएगी चीजें ना। सबका स्वभाव नहीं होता ना गुरु जी आप जैसा। वो अलग बात से नहीं होता, लेकिन हमारा तो मानना है अगर हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे तो बांटेंगे नहीं तो फिर तो ये खराब हो जाएगा। ये फार्मूले बनने का फायदा क्या है भाई? कोई चीज खोजी जाती है वो अपने लिए थोड़ी ना खोजी जाती, वो दे दी जाती है, इसका यूज करते जाइए, ज्ञान बढ़ता है। हाँ? बताते भी है और उदाहरणों से समझाते भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज बांटने से हो जाती है, कोई भी चीज बांटने से हो जाती है। नहीं, वो अगर आप कोई फार्मूला पढ़ते हैं गुरुजी नौमांश की तरह शाश्वत ज्ञान देते हैं। क्या नौमांश करने क्या? पैसा भी बढ़ गुरुजी जाएगा। नौमांश की तरह हमें शाश्वत ज्ञान देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। हम सभी भाइयों का ये जो अष्टम भाव है अच्छा नहीं होगा। अष्टम भाव हम सभी भाइयों का अष्टम भाव अच्छा गुरु जी नहीं आपका होगा। जन्म दिवस किस तारीख को है? हमारा 5 5 मई। 5 मई बोले हैं ना गुरु जी, कल बताया ना 5 मार्च। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने एक बार बाद में अपने ग्रुप में डालेंगे गुरुजी का बर्थडे। जी जी हाँ बताइए। कि अगर गुरुजी किसी कपल की शादी टूट जाती है जी, तो उसमें जैसे कि किसी का तलाक हो गया, तो उसके लिए हमें पुरुष की कुंडली से देखना होगा या लड़की की कुंडली से? कि किसके योग देखिए दोनों की कुंडली। अगर मान लीजिए एक इसीलिए तो जब शादी करवाई जाती है ना तो यही बात तो ध्यान दिया जाता है। अभी पढ़ाएंगे, मिलान पढ़ाएंगे, कुंडली मिलान कैसे करना है वो बताएंगे। अगर देखिए डाइवोर्स वो कंडीशन है जहां पर दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर एक की कुंडली खराब है और दूसरे की अच्छी है तो जिसकी अच्छी है ना वो मैनेज करने की कोशिश करेगा, तो डाइवोर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर डाइवोर्स हुआ है, आप इस पे केस स्टडी करिए तो आपको समझ में आएगा कि जिनके बीच में डाइवोर्स हुआ है वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में सेपरेशन के चांस चल रहे थे, और इस बात का ध्यान नहीं दिया गया जब उनकी शादी कराई जा रही थी। अब अगर उन्होंने किसी को दिखाया होगा तो ध्यान नहीं दिया जिसको दिखाया, या फिर उन्होंने किसी को दिखाया ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना हम ये सब मानते भी नहीं ना, तो नहीं मानते वही तो ज्यादा भोगते। तो ये प्रॉब्लम है, वो ये दोनों की ही देखनी होगी, दोनों की। ठीक जी। गुरुदेव एक प्रश्न था जी जैसे किसी क्या आवाज नहीं आ रही है? माइक बंद गौरव जी माइक भाई जी इसका माइक खराब है, नया हेडफोन ले लीजिए भाई जी। गुरुदेव मैं कह रहा था कि निम्न जाति में विवाह होती है उसका तो सूत्र मिल गया, लेकिन जिसका उच्च जाति में विवाह होता है उसका क्या सूत्र होगा गुरुदेव? किसका? उच्च जाति का? जी तो गुरुदेव बताइए। अगर किसी हाँ सही बात है। कुछ लोग ऐसे एकदम सही क्वेश्चन है आपका
तो उच्च में क्या देखेंगे आप? गुरु को गुरु को देखेंगे। और उच्च का मतलब ऊपर वाला हुआ ना, तो गुरु ही तो है। जी यानी कि जिसका भी विवाह उच्च जाति में हुआ है वो अपने से ऊपर होगा। अपने से ऊपर का मतलब, अपने से ऊपर होने का मतलब हुआ कि उसका दारा कारक गुरु होना चाहिए, गुरु के साथ होना चाहिए, या किसी शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए, शुक्र के साथ होना चाहिए। देखिए कुंडली दिखी है आपको? नहीं दिखी? दिखाई दे रही है? दिख रहा है। गुरुजी दिख रहा है। जरा देखिए, कारक में आइए, चर कारक में आइए। चर में कलत्र कारक कौन है? सूर्य। जी दिखाई दिया सबको? सूर्य गुरु जी। और नौमांश कुंडली में जरा सूर्य देखिए किसके साथ बैठे हुए हैं, ये देखिए, गुरु के साथ। समझ में आ गया? जी बहुत अच्छा गुरु जी। हाँ, ये मतलब ये राजपूत हैं और इनकी शादी ब्राह्मण में हुई है। हमने कहा ना है हमारे पास कुंडली है। ये राजपूत है, इसकी शादी किसकी में हुई? ब्राह्मण में। और ब्राह्मण में क्यों हुई? देख रहे हैं आप? समझ में आया ब्राह्मण में क्यों हुई? गुरु की वजह से। गुरु की वजह से। गुरु से संबंधित। जी 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 जी, गुरु की वजह से। और वो भी उच्च कुलीन ब्राह्मण होगा कोई, गुरु उच्च का है ना। हाँ गुरु जी, फिर उसका जो ब्राह्मण से शादी है उसका नीचे बन रहा होगा गुरु जी। बिल्कुल बन रहा होगा। अब वो तो जो कुंडली हमारे पास थी वो तो मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि इन्होंने बात पूछी तो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गुरु जी। नौमांश कुंडली में देखना है, नौमांश में। जी जी जी। क्योंकि वही भाई, नौमांश कुंडली ना होती तो अब तक संबंध टूट चुके होते। तो जो आजकल जो समस्या आती है वो इसीलिए आती है, नौमांश कुंडली में उनको देखना जरूरी होता है। ठीक है ना जी। अब आते हैं कि जीवन साथी का स्तर कैसा होगा। मतलब अच्छे फैमिली का होगा। लोग पूछते हैं ना कि जिससे हमारी शादी होगी उसका लाइफ स्टेटस क्या होगा। स्टेटस तो पार्टनर का स्टेटस, ये भी आप नौमांश कुंडली में ही लगाएंगे। नौमांश कुंडली में राजयोग होना चाहिए। राजयोग कैसे देखते हैं? केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध हो। बताया था ना राजयोग देखना। जी जी। नौमांश कुंडली में राजयोग होना चाहिए। राजयोग होने से उसको जो उसका पार्टनर मिलेगा, नौमांश कुंडली में राजयोग होना चाहिए केंद्र त्रिकोण का, तो उसका जो उसको पार्टनर मिलेगा वो अच्छे स्टेटस का होगा। त्रिकोण और केंद्र में संबंध। हाँ, केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो। चतुर्थ का पांचवें से, चतुर्थ का नवे से, इसी प्रकार सातवें का पांचवें से या नवे से, इसी प्रकार नवे का मतलब दसवें का नवे से, दसवें का नवे पांचवें से। और जितना उत्तरोत्तर चलते हैं उतना बलवान संबंध होता है ना। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा? नहीं, 10वां और 9वां। जी जी जी। क्योंकि सबसे अच्छा केंद्र आपका पावरफुल केंद्र 10वां है और सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र त्रिकोण जो 9वां है वो। सप्तमेश उपचय भाव में चला जाए। सप्तमेश कहाँ चला जाए? उपचय भाव में। 3 6 10 11। हाँ, 3 6 10 11 में चला जाए। और सप्तमेश बली हो और शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए। सप्तमेश बली और शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उस शुभ ग्रह के साथ नहीं। सप्तमेश बली हो और शुभ ग्रह के साथ हो। जी जी जी। एक कुंडली आपको लिखा रहे हैं, ये थोड़ा डाटा दूसरे। नौमांश की सप्तमेश ना? जी जी, नौमांश। एक कुंडली आपको दिखा रहे हैं, इसमें 2 बातें हैं। इसके 2 रीजन थे। ये डाटा से उठाई गई कुंडली थी। ये जन्म कुंडली कन्या लग्न की बनाइए।
जन्म कुंडली कन्या लग्न की बनाइए। बना लिया? कन्या लग्न ही चल रही है सर। और नौमांश भी इसमें मकर लग्न का ही है, इसमें भी आज बुधवार है इसीलिए सर चल रहा सर। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल भी कभी कभार ऐसे ही आते हैं। एक दिन था, मतलब हमने 3 या 4 कुंडली देखी, आज नहीं, आज तो करीब 5-6 आज भी देखी मैंने। फिर हमारा सदत करने लगा, हमने हटा दिया। तो एक दिन मतलब पता नहीं, याद नहीं है, कुछ हो गया टाइम, हमें लगता है 1 महीने ज़्यादा हो गया। उस दिन करीब 5-6 कुंडली देखी और 5-6 कुंडली वृश्चिक लग्न की। और मगर सारी कुंडली वृश्चिक लग्न की आएगी क्या? पता नहीं क्या था, हनुमान जी की पूजा करके बैठे थे, वृश्चिक 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 वृश्चिक। हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। कन्या लग्न कुंडली बना लिया आप लोगों ने जी। तुला राशि में बृहस्पति डाल दीजिए। तुला राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में D1 में ना गुरुजी? जी D1 में भी आपको D1 ही बनवाया मैंने। तुला लग्न में बृहस्पति। में कुंभ राशि में यानी छठे भाव में केतु डाल दीजिए। अष्टम भाव यानी मेष राशि में चंद्रमा। 10वें भाव में वृश्चिक राशि आएगी, वहां पे सूर्य शुक्र और बुध। सूर्य शुक्र और बुध गुरुजी 10वें भाव में मिथुन आएगा। मिथुन आएगी गुरुजी। मिथुन है सर। हाँ सही बोल रहे, मिथुन ही आएगी, हमको दिख नहीं रहा है, सही बात, मिथुन ही आएगी, सॉरी। सूर्य शुक्र बुध मिथुन आएगा 10वें भाव में, सूर्य शुक्र बुध। 11वें भाव में मंगल और 12वें भाव में राहु हो जाएंगे। ये D1 चार्ट हुआ। बना लिया? ग्रह एक ग्रह और बच गए गुरुजी। कौन सा बच गया? शनि बचा होगा पहले। शनि सर। हाँ लग्न में शनि कर दीजिए, लग्न में शनि। ठीक है, कन्या का शनि। नेक्स्ट इसमें मकर लग्न का D9 चार्ट बनाइए। नौमांश मकर लग्न का D9 चार्ट जी बन गया है। बन गया, ठीक। उसमें कुंभ में बृहस्पति कर दीजिए, दूसरे भाव में बृहस्पति कुंभ में। चौथे भाव में सूर्य और केतु कर दीजिए। छठे भाव में चंद्रमा कर दीजिए, मिथुन राशि के। सातवें भाव में शनि और मंगल कर दीजिए। दसवें भाव में राहु कर दीजिए तुला के। 11वें भाव में बुध और शुक्र कर दीजिए वृश्चिक के। गुरुजी शनि मंगल किसमें रखना है? सप्तम भाव में कर्क राशि के। बना लिया? पहले तो देखिए इसमें शादियां एक से ज्यादा हैं कि एक हैं, तो वो जो सूत्र बताया था फार्मूला, देखिए वो लगाइए। लग रहा वाला फार्मूला गुरुजी लग रहा है, गुरुजी से ज्यादा शादियां हैं। लग्नेश नौमांश कुंडली में लग्नेश शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उच्च के नहीं हैं लेकिन केंद्र में बैठे हैं, ठीक है।
सप्तम भाव का अशुभ संबंध बन रहा है, जी दूसरा फार्मूला भी ठीक है। और फिर क्या बताया, दूसरे 7वें और 12वें के स्वामी उपचय में चले गए, तो दूसरे के भाव शनि है, तो शनि तो उपचय में नहीं गए, लेकिन 7वें भाव के स्वामी उपचय में आ गए। देखिए आ गए ना, 7वें भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा उपचय भाव में, छठे भाव में है, 12वें भाव के स्वामी उपचय में नहीं गए। तो इसकी शादी जरा बताइए, जैसे वहां 9-9 बता रहे थे, 5-5, 6-6 बता रहे थे, तो इसकी शादी इतनी होगी कि नहीं होगी? इतनी शादी इसकी, इतनी नहीं होगी, लेकिन एक से ज्यादा कन्फर्म है कि होगी। जी ठीक है ना, एक से ज्यादा कन्फर्म है कि होगी, है ना। अब जरा जो मैंने उच्च स्तर वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें वो लगाते हैं। क्या है कि नवमांश कुंडली में राजयोग हो। राजयोग कैसे? केंद्र और त्रिकोण देखिए, तो सबसे पहला केंद्र लीजिए कौन सा? चलिए हमने ले लिया मंगल ले लिया, तो देखिए चतुर्थ भाव ले लिया, चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव खुद ही जो है लग्नेश के साथ होके बैठा हुआ है सप्तम भाव में। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? जी 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 जी। और अरे सबसे बढ़िया देखिए, शुक्र और बुध एक साथ है। शुक्र और बुध कहाँ के लॉर्ड हो गए? 10वें या 9वें के। ये सबसे पावरफुल राजयोग है ना, जी सबसे पावरफुल राजयोग है 10वां और 9वां एक साथ होना, वो भी कहाँ? 11वें भाव में। बहुत ज्यादा अच्छा हो गया ये तो राजयोग मिल गया कि नहीं मिल गया इस कुंडली में आपको? अभी नवमांश में राजयोग 11वें भाव में मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या बताया? उपचय भाव में सप्तमेश का स्थित होना। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किस भाव में चले गए? छठा भाव तो उपचय भाव हो गया ना, तो दूसरा सूत्र भी लग गया। सप्तमेश बलि और शुभ ग्रह के साथ हो। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा बलि हो और क्या हो? उसके सप्तमेश का बलि होना और शुभ ग्रह के साथ युक्त होना, या बलि ग्रह के साथ स्थित होना। यहाँ तक बात आएगी नहीं सर, कहे तो हो गई ना। नहीं हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आप लगा दीजिए ना, सप्तमेश चंद्रमा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि गुरुजी, बृहस्पति की पंचम दृष्टि हो गई, जी तो हो गया ना, शुभ ग्रह के साथ हो गए सप्तमेश, और बलि भी है क्योंकि उपचय भाव में बैठे हुए हैं। उपचय भाव में ग्रह गया हुआ बलि हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो यानी इसका जो जीवन साथी का स्तर होगा वो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा क्या? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजयोग 11वें घर में बना हुआ है। राजयोग कहाँ बना हुआ है? 11वें घर में बना हुआ है। देखिए इसने ना 2 शादियां करी, इसने 2 शादियां करी, और दोनों शादियों में जो इसके पति थे वो इससे बड़ी उम्र के थे एक, और दूसरी बात ये आ रही है कि दोनों बहुत ही अमीर थे, बहुत ही ज्यादा अमीर थे, इसीलिए इसने दोनों शादियां करी। अच्छे स्टेटस वाले, जी अच्छे स्टेटस वाले, अच्छे स्टेटस, बहुत ज्यादा अमीर, करोड़पति या खरबपति बताए जाते हैं। गुरुजी ये लड़की कुंडली है जी हाँ पहले इनकम उसका इनकम ठीक है ना। इसने जो है विवाह किया और उसमें से मतलब दोनों जो पति थे इससे बड़ी उम्र के थे, और साथ में जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे दोनों, इसीलिए विवाह इसने किया। लगने शनि है ना, इसीलिए गुरुजी व्रत लगने शनि है नौमास का लगने है ना शनि, हाँ इसीलिए उम्र दराज। हाँ उम्र दराज, सही, एकदम सही बात है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, क्योंकि लगने शनि जिसका भी नौमांश में होता है उसकी उम्र दराज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हमेशा ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया नहीं आ गया कि किस प्रकार से आप ये देखते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट क्लास, अब हमें लगता है मंडे को ही हो पाएगी, या बीच में अगर टाइम देखेंगे तो दे देंगे। तो गुरुजी अभी आपने जो फॉर्मूला बताया गुरुजी, अभी जो अंतिम कुंडली बताई, तो इसी तरह से भी वर्तमान में किसी आईएएस की शादी होने वाली है, तो क्या अच्छा। वो अब ये जो फॉर्मूला वहां पे लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मतलब ये क्या इसी कुंडली के लिए थोड़ा बताया, इस तो एक एग्जाम्पल दिया, फार्मूला तो सब जगह लगेगा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो तो आप बताइए, अभी देख लेते हैं। आपके पास है? नहीं गुरुजी है नहीं।
तो आप ले लीजिएगा और लेकर मतलब सही लीजिएगा, पता चले वो गलत बता रहा है और यहाँ हम लोग अपने खोपड़ी फोड़े पड़े हैं तो फायदा नहीं, सही होना चाहिए। ठीक है, और उसकी शादी किसी अरबपति से हो रही है? ये तो नहीं पता है गुरुजी, लेकिन वो जिससे हो रही है वो भी आईएएस है। नहीं आईएएस, अरे आईएएस होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आईएएस कौन होते हैं? जितने भी रिचर, आपने कभी सुना है अंबानी की कोई औलाद आईएएस है? आपने कभी सुना अमिताभ बच्चन की औलाद कोई आईएएस है? आईएएस और पीछे जो सिविल सर्विस वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूपी और बिहार में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे पब्लिकली हम इस बात को तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हकीकत यही है। आपने कभी सुना है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्या नाम है, इतने सारे बिजनेसमैन है, टाटा वाटा का कोई लड़का ही नहीं, खैर वहां तो बात ही खत्म हो गई, या जितने बड़े बड़े लोग हैं वो कोई आईएएस पीसीएस बनते हैं? सुना आपने कभी? नहीं, क्यों नहीं बनते? हाँ, वो इन लोग को लाइक नहीं करते, क्योंकि कहते ये लोग नौकर हैं, इनको हम अपने अंडर में रखेंगे। तो ये जो आईएएस वाली जो कंडीशन है, बहुत बड़े लोग नहीं होते, ये हमेशा मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली के लोग ही, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनको फिर तो तैयारी कर। और ये यूपी और बिहार का ही ट्रेंड है केवल। आप जो उधर चले जाएं गुजरात की तरफ, वहां तो कोई नहीं सब करता होता, कहते चलो ठीक, वो तो कहते हैं कि बस हमारा बच्चा है तो भाई बिजनेसमैन ही बनेगा। बिल्कुल ये रीजन ये है। तो देश काल पात्र की कंडीशन लगाइए। आईएएस समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, और वो भी स्पेशली यूपी और बिहार में है। इसके अलावा बहुत कम दूसरी जगह देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन और कम देखने को मिलता है।